स्वागत है सभी का अपनी पाठशाला में। पिछले 2 दिन से हम लोग मिल नहीं पाए और इस बीच में काफ़ी उठापटक चल रही है ना। इधर आप लोगों का पीएटी का एग्ज़ाम का पीईबी ने अपडेट कर दिया है, पोर्टल से हटा दिया है। नई डेट अभी रिलीज़ नहीं करी है, लेकिन इतना कंफर्म है कि डेट आगे बढ़ेगी। तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो क्या सर कैंसिल हो जाएगी? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पीईबी एग्ज़ाम लेगी आपका, क्योंकि उसने कैलेंडर आपका डाल रखा है, शेड्यूल दे रखा है ना। तो एग्ज़ाम तो होगी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो रही है। अब ये कितना लेट होगी ये तो समय वक्त बताएगा, अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। तो वेट करिए। वैसे देखा जाए तो इसको पॉजिटिवली लीजिए आप लोग, इसलिए कि बीएचयू और पीएटी दोनों का एग्ज़ाम देखा जाए तो मर्ज हो रहा था। 11 तारीख को आपका बीएचयू है और 15 जो कि शेड्यूल में था पीएटी का। अब आप या तो बीएचयू पढ़ लेते या पीएटी, और सिंपल सी बात है आप पीएटी ही पढ़ते, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम है, पूरे साल आपने तैयारी की है उसकी, है ना। लेकिन अब चूंकि अगर एग्ज़ाम लेट होती है, कम से कम 15 दिन भी यदि आगे बढ़ती है, तो 15 दिन सफिशियंट है आपको पीएटी रिवीजन के लिए। मतलब इस बीच में आप क्या पढ़ सकते हैं? बीएचयू मेंटल एबिलिटी, जो नई चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी, जो अभी अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो बीएचयू का आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, परेशान ना होइए। काफ़ी लोग परेशान थे कि सर हमारा आहार और बीमारी वाला चैप्टर जो है, फीडिंग और डिसीज़ वाला, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और सिंपल सी बात है, बोर्ड पे हम लोग यदि उसको बनाएंगे रोज़ रोज़ तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, है ना। तो आज एक नया तरीका लेके आया हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग करवाने में समय लग गया, लेकिन अब चूंकि आपके सामने है तो इसमें हम लोग स्पीड में जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता जाता हूँ, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो बताता हूँ, और कहाँ आप लोग कन्फ्यूज़ होगे इसको अपन पॉइंट करते हैं ना। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है राशन की, पशु आहार की। लिखा हुआ है कि पशु को खिलाए जाने वाले समस्त खाद्य पदार्थ जो कम से कम एक पोषक तत्व की पूर्ति शरीर को करते हैं, पशु आहार या राशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जो नहीं लिखा है वो बात ध्यान रखना कि राशन हमेशा दिया जाता है 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए, है ना। और राशन होते हैं 2 तरह के। पहली बात तो 24 घंटे के लिए दिया जाता है, चाहे कोई सा भी आहार हो। जब भी आहार पढ़ो, राशन पढ़ो, समझो 24 घंटे के लिए दिया जा रहा है। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में आप लोगों को। दूसरी बात, राशन एक तो दिया जाता है जीवन निर्वाह के लिए और दूसरा दिया जाता है उत्पादन के लिए। जीवन निर्वाह मतलब मेंटेनेंस के लिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा आहार है जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, विच राशन विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंडीशन। तो उसका आंसर आएगा मेंटेनेंस राशन, समय परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, जो जीवन जीने के लिए दिया जाए, जिंदा रहने के लिए दिया जाए। आप इंदौर में हो तो भी आपको खाना खाना ही पड़ेगा, गाँव में चले जाओ तो भी भोजन लेना ही पड़ेगा। तो समय और परिस्थिति और जगह के अनुसार जो चेंज ना हो वो क्या है? जीवन निर्वाह, मेंटेनेंस राशन। और जो चेंज होता रहे वो क्या है? उत्पादन आहार, प्रोडक्शन राशन। सिंपल सी बात है कि यदि कोई पशु 10 लीटर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको अलग आहार दिया जाता है, कोई 2 लीटर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको अलग से आहार दिया जाता है ना। तो डिपेंड करता है एनिमल के प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन राशन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन टाइम एंड कंडीशन, बट नॉट चेंज मेंटेनेंस राशन, है ना। तो यह बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, राशन के बाद में अगला हेडिंग लिखा हुआ है डाइट, खुराक। सिंपल सी बात है, आपको कोई पूछे कि आपकी डाइट क्या है, आप कहोगे 10-12 रोटी, थोड़ा चावल, हाँ जो भी आप खाते हो वो आपकी डाइट। मतलब कुल मिला के आप एक बार में जितना अधिकतम खा सकते हो वो आपकी डाइट है। एनिमल के लिए देखो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, भोजन की अधिकतम मात्रा जिसे पशु एक बार में ग्रहण कर लेता है उसकी खुराक कहलाती है, उसकी डाइट कहलाती है। इट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल विच इज टेकन बाय एन एनिमल इन ए सिंगल टाइम इज डाइट। तो डेफिनेशन याद रखना, एक बार में ग्रहण किया जाए वो डाइट, 24 घंटे में ले वो राशन। आगे लिखा हुआ है पशु भोज्य पदार्थ, फीड। लिखा हुआ है कि एक व्यक्तिगत अवयव भोज्य पदार्थ कहलाता है, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। काम की बात है, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। जो पोषक तत्व प्रदान ना करे वो भोज्य पदार्थ नहीं है, फिर वो क्या है? खाद्य पदार्थ, है ना। तो एक पॉइंट और अपन यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं 4th नंबर पर, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ या उसी को कहते हैं फूड मटेरियल, है ना। अब खाद्य पदार्थ या फूड मटेरियल क्या है? तो हर वो चीज़ जो खाई जा सके, एनी सब्सटेंस विच इज टेकन बाय एन एनिमल इज फूड पार्टिकल, या उसको हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थ।
क्या क्या आते हैं उसमें, तो रफेज, स्ट्रॉ, ऑयल केक, प्लास्टिक, स्टोन, नेल्स, वायर्स, एसेट्रा एसेट्रा, हर वो चीज़ जो खा सके। गाय भैंस हम देखते हैं गलती से प्लास्टिक खा लेती है, जो खा सके वो खाद्य पदार्थ, लेकिन जो ऊर्जा दे, जो पोषक तत्व दे, वो भोज्य पदार्थ। मतलब अंतर क्या है फीड और फूड में, मतलब भोज्य और खाद्य में, कि सारे भोज्य खाद्य हैं कि सारे खाद्य भोज्य हैं। अब समझिए इसको थोड़ा सा, तो इसका आंसर आएगा कि सारे भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन सारे खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ नहीं है। प्लास्टिक खाया जा सकता है लेकिन वो पोषक तत्व नहीं देता, मतलब वो खाद्य तो है लेकिन भोज्य नहीं है। नहीं समझ में आया हो तो रिपीट करके सुनिए, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखा हुआ है पशु शरीर का रासायनिक संगठन, है ना। अब रासायनिक संगठन में केमिकल कंपोजिशन में काम की बात है, स्टार्टिंग में जो आपको दी हुई है ये सारी चीज़ें, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अवयव लिखा है पानी, 56 से 58%, और ये लिखा हुआ एक वयस्क पशु के लिए। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ अलग अलग स्टेज की बात नहीं है, एडल्ट एनिमल की बात है। एग्जाम में पूछा गया है ना, कि एक वयस्क शरीर में पानी का परसेंट 56 से 58% होता है, प्रोटीन 16 से 18% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ है। वसा 17 से 26% और खनिज लवण 3 से 5%, है ना। मेनली जो यहाँ से रिपीट हुआ है वो है पानी, प्रोटीन और खनिज लवण, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग है, वेरी करता है। सबसे पहले गाय भैंस के लिए 56 to 58% दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्रोटीन दिया है 17 से 18%, वसा 21 और खनिज लवण 5, सब में अलग अलग दिया हुआ है। आप परेशान ना हो, है ना। आप केवल क्या याद रखोगे, कॉमन सबके लिए पानी 56 से 58 सब में हो गया, बात खत्म। प्रोटीन 16 से 18 सब आ जाएंगे इसमें, है ना। इसी तरह वसा और खनिज लवण भी आ जाएंगे, ठीक है। पोल्ट्री के लिए, मुर्गी के लिए आप अलग से याद रखेंगे, वो आपको पोल्ट्री फार्मिंग वाले चैप्टर में आप नोट्स को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा। वहाँ आप देखेंगे कि 56% तो एडल्ट स्टेज में है, वयस्क अवस्था में इस चार्ट में, लेकिन वहाँ आप देखेंगे रेंज में मिलेगा 55 से 75%। तो वो एक चिक से, चूजे से लेकर के एक वयस्क अवस्था तक पूरा है ना। वैसे ही यहाँ लिखा हुआ 21%, लेकिन वहाँ आपको मिलेगा 20 से 25%, मतलब चूजे से लेकर वयस्क तक का सारा आंकड़ा आ गया 20 से 25 में। यहाँ लिखा है 19%, वहाँ आपको मिलेगा रेंज में 17 से 21%, है ना। फिर ऐसे ही 3 से 3.5 वहाँ मिलेगा 3 से 4%। तो आप इसको जो है वहीं पर आप याद करें मुर्गी पालन में। बाकी यहाँ जो मोटा मोटा सबके लिए जो एक साथ हम पढ़ रहे हैं, तो आप अलग से ना पढ़ें, केवल इसको याद रखें, इसमें अपना काम हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, पानी एग्जाम में पूछा गया है, प्रोटीन 16 से 18 पूछा गया है, खनिज लवण पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है पशु शरीर में विभिन्न अवयव और उनका काम। तो सबसे पहला अवयव दिया हुआ है पानी। अब पानी के बारे में कहा है कि भ्रूणीय अवस्था में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट डिक्रीज होने लगता, इसीलिए छोटे बच्चे हम देखते हैं कि वो गिर जाते हैं साइकिल से, पेड़ से, खटिया से, लेकिन उनके हाथ पैर आसानी से, हड्डियां नहीं टूटती। बूढ़ा आदमी गिर जाए तो हड्डी क्रैक हो जाती है ना। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, लचीलापन कम होने लगता है, और लचीलेपन के लिए जिम्मेवार है पानी, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि गोवंशी पशुओं के शरीर में भ्रूणीय अवस्था में 90%, काम की बात है, 90% एग्जाम में आया हुआ है। जन्म के समय 75, 5 से 6 माह पे 70, युवा अवस्था में 56 से 58। थोड़ी देर पहले जो अपन ने पढ़ा फिर से रिपीट हो गया, वयस्क अवस्था में, युवा अवस्था में 56 से 58%, है ना। बराबर है, 55 से 58, 56 से 58, ठीक है। और यदि भ्रूणीय अवस्था में कहे तो 90%। तो एक साथ याद रखना आप दो आंकड़े, कैसे कि रक्त प्लाज्मा में भी 90% दिया हुआ है, और जो है भ्रूणीय अवस्था में भी 90% दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम एक साथ पढ़ेंगे, कैसे, एक साथ हम ऐसे पढ़ेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में भी 90 और रक्त प्लाज्मा में भी 90। तो हम पढ़ेंगे कि भ्रूण के रक्त प्लाज्मा में 90% पानी, दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। इसी तरह आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको मांसपेशियों में 75%, हड्डियों में 40 से 45% और दूध में 86 से 87%, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। और ये भी पूछा गया है, तो 90% भी याद रखना है रक्त प्लाज्मा में, और दूध में 86 से 87%। आगे बढ़ते हैं। कार्य में पहला लिखा हुआ है कि बॉडी के अंदर एक निश्चित अमाउंट में पानी होना चाहिए, नहीं तो डेथ हो जाएगी यदि कम हो जाए। कितना, 10%, ये याद रखना। लेकिन रेंज में पूछे तो आएगा 10 to 20%, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि रेंज में अगर कहे तो 10 से 20, एग्जैक्ट 10, मतलब शरीर में 56 से 58% पानी है। 56 से 58% पानी जो है, अगर इसका 10% कम हो जाए तो डेथ हो जाएगी।
याद रखना, कभी भी भोजन की कमी से डेथ जो है आसानी से नहीं होती, लेकिन पानी की कमी से डेथ हो जाती है ना। इसीलिए हम लोग कई बार सुनते हैं गर्मियों के समय में कि स्वस्थ भले चंगे घर से निकले थे और लू लग गई और मौत हो गई, है ना। ये आम बात है, क्योंकि शरीर का यदि पानी अचानक से 10% लॉस हो गया तो बॉडी की जो है सारी कार्यप्रणाली ठप हो जाएगी और उपापचयी क्रियाएं जो है वो रुक जाएंगी और मृत्यु हो जाएगी जीव की। तो 10% से कम होने पे डेथ हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, पानी प्रोटोप्लाज्मा की कोलाइडल प्रकृति को बनाए रखता है। तो कोलाइडल नेचर को बनाए रखने के लिए पानी की ज़रूरत है। कोलाइडल या कलिल प्रकृति हिंदी में कहें तो, कलिल या कोलाइड क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से ना निकल पाए, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं निकल पाए, वो क्या है? कोलाइड्स या कलिल। और जो निकल जाए उनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपनी बॉडी के बारे में सोचिए। आपको पसीना आता है, पसीने के द्वारा क्या बाहर निकलते हैं? तो पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं खनिज लवण, है ना, क्रिस्टल्स। इसीलिए वो खारा लगता है, सोडियम क्लोराइड्स बाहर निकलते हैं। लेकिन कभी भी सोचा है कि जिस त्वचा से पसीना बाहर निकल रहा, उससे ब्लड बाहर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ब्लड के कोलाइडल नेचर के होने के लिए जिम्मेवार कौन है? पानी। तो इसी को बनाए रखने का काम कर रहा है वाटर। फिर आगे अगला पॉइंट कहता है कि विभिन्न पदार्थों के घोल के रूप में कार्य कर परिवहन का कार्य करता और ताप नियंत्रण करता। सिंपल सी बात है, हम जो भी खा रहे हैं, आप सोचिए, आपने मुंह में एक निवाला चबाया, जब तक नहीं गटक सकते जब तक कि उसमें लार ना मिलाई जाए, पानी का रोल है। गटकने के बाद में फिर उसमें पाचक रस मिलाए जाते हैं, तब जाके उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वहाँ भी पानी का रोल है। अवशोषण करने के लिए विलाई उंगलियों के समान रचनाएं छोटी आंत के डियोडिनम में अवशोषण कर रही है, लेकिन किस रूप में? तरल के रूप में। फिर से पानी का रोल है। उसी को अवशोषण करने के बाद ब्लड में मिला है और ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, लेकिन ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, 90% पानी है, वहाँ भी पानी का रोल है। तो कुल मिलाकर के परिसंचरण के लिए, पाचन के लिए, उत्सर्जन के लिए पानी ही जिम्मेवार है ना। आगे लिखा है कि ये ताप नियंत्रण का काम करता है। बिल्कुल, अपने शरीर का कूलिंग सिस्टम जो है वो पानी के ही तो कारण है। हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है और अपने स्किन से पानी जो है पसीने के रूप में बाहर आने लगता है। बाहर की गर्म हवा उससे टकराती है और अंदर जो है ठंडक महसूस होती है। तो इस तरह हमारा कूलिंग सिस्टम काम करता है। तो पानी का प्रमुख कार्य है शरीर का ताप नियंत्रण करना, प्रमुख कार्य, ये याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। आगे लिखा है कि पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। बिल्कुल, 30 से 35 लीटर प्रतिदिन एक वयस्क गाय को, आंकड़ा याद रखना। आगे है अगला हेडिंग, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कहा है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब ये कई सारे जो है ना, इनको दो हिस्सों में बांट दिया अपन ने, आवश्यक और अनावश्यक, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब सर, कौन से आवश्यक है और कौन से अनावश्यक है? तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास पहले से हो उसको आप क्या कहोगे? मान लो आपके पास में कोई चीज़ पहले से है, तो अब वही चीज़ आपके लिए और आवश्यक है कि जो आपके पास में नहीं है लेकिन ज़रूरत है, वो आवश्यक है। तो सिंपल सी बात है, जो नहीं है वो आवश्यक है। तो जो बॉडी खुद बना ले वो तो क्या है? अनावश्यक। और जिनकी कमी है वो क्या है? आवश्यक। जो आपको रेडीमेड बने बनाए भोजन के माध्यम से लेने पड़ेंगे वो है आवश्यक। जो शरीर बना सकता है वो है अनावश्यक। तो आवश्यक मतलब कि एसेंशियल, और जो बॉडी खुद से बना ले वो क्या है? नॉन एसेंशियल, है ना। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अपने पास में एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। तो इंग्लिश वालों याद रखना, है ना, कि दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी बट स्टिल इट इज़ एसेंशियल एंड दे आर 10 टाइप्स बट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इट इज़ 0, है ना। एंड ह्यूमन बींग्स के लिए, हॉर्स एंड डंकी के लिए 10, पिग के लिए 9, पोल्ट्री के लिए 11 एंड रूमिनेंट्स के लिए 0। वाई इट इज़ 0? एसेंशियल अमीनो एसिड इज 0 इन रूमिनेंट्स बिकॉज ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स फॉर्म्ड इन रूमेन बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में। आंकड़े याद रखना भैया, ये लिखे हुए हैं, अपने को रटना है। मनुष्य, गधा, घोड़ा, इनके लिए पूछा जा चुका है ना। तो ये आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की जटिलतम अवस्था। तो जब सेल्यूलोज खाया जाता है रोमांथी, रूमिनेंट्स के द्वारा, तो रूमेन के अंदर क्या होता है? उसका किण्वन होता है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। और किण्वन के बाद में बनता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, प्रोटीन रहित नाइट्रोजन। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ, है ना, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा
कर चुके हैं। तो इस प्रोटीन रहित नाइट्रोजन एनपीएन के साथ में जो है आगे चल के जब ऐड होता है नाइट्रोजन, तब जाकर के बनते हैं अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन, है ना। अब अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, मतलब कि आवश्यक और अनावश्यक दोनों तरह के जब टोटल मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन मिलना जरूरी है। अब नाइट्रोजन कहाँ से लेके आए, तो इसके लिए खिलाया गया है 0.5 to 1% यूरिया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, 46% पूछा गया क्वेश्चन है। वही नाइट्रोजन जब ऐड होती है किसके साथ में, एनपीएन के साथ में, तो यही नाइट्रोजन मिलकर के क्या बनाएगी, अमीनो एसिड्स, और वही सारे अमीनो एसिड जो हैं मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन। लेकिन यदि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिल जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वही जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है जो पड़ी हुई है, जो उपयोग में नहीं लाई गई, उस नाइट्रोजन से हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हीमोग्लोबिन, वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन एक तरह से समझिए कि ये ब्लड में घूम रहा है, ये आवारा है, इसको जो भी दिख जाए समय पे ये उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। नाइट्रोजन दिखेगी, फ्री है नाइट्रोजन, उसको जा करके ये बोलेगा कि नाइट्रोजन हमसे जुड़ना चाहती है, नाइट्रोजन कहेगी बिल्कुल साथ वाली, तो एनपीएन के साथ जुड़ के प्रोटीन बना चुकी है। बची हुई नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, और जैसे ही हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन जो है अपना असली रूप दिखाएगा और क्या बना लेगा, बनाएगा मेथेमोग्लोबिन, है ना। और यही मेथेमोग्लोबिन जो है, ठीक है, यही जो मेथेमोग्लोबिन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए, है ना, त्वचा के नीले होने के लिए। एक तरह का डिसऑर्डर है, याद रखिए मेथेमोग्लोबिन एक तरह का टॉक्सिन है ना। तो इस टॉक्सिक फैक्टर के बनने के लिए जिम्मेवार कौन है, हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, और इसी को ही ब्लू बेबी सिंड्रोम को ही कहते हैं मेथेमोग्लोबिनीमिया। एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसे परेशान ना हो, अपने सिलेबस से बाहर की चीज़ है। याद रखिए प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का इतना ज़्यादा रोल अपन ने बताया यहाँ, है ना। आगे लिखा अनावश्यक अमीनो अम्ल, सिंपल सी बात है, इनका निर्माण शरीर में ही होता है, रोमांथिका में ही हो जाता है ना। आगे लिखा हुआ है कि प्रोटीन जो है प्रोटोप्लाज्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोटोप्लाज्मा का क्या, सेल से मिलके टिश्यू से मिलके ऑर्गन से मिलके पूरी बॉडी, पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये सब प्रोटीन के ही बने हुए हैं। प्रोटीन ही पूरे बॉडी के बनाने के लिए जिम्मेवार है, वृद्धि विकास के लिए जिम्मेवार है। कोई भी ऊतकों की टूट फूट होती है, चोट लगती है, तो उस घाव के भरने के लिए जिम्मेवार है। सारे अपने एंजाइम्स जो हैं बॉडी के, जो अपना इम्यून सिस्टम है, वो प्रोटीन से ही बना हुआ है ना। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रोटीन पशुओं में सींग, खुर, नाखून, बाल, त्वचा, इन सब के बनाने के लिए जिम्मेवार है। तो पहले भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सींग, खुर, नाखून, बाल, त्वचा, इन सब में कीरेटिन प्रोटीन होती है, और कीरेटिन प्रोटीन में मेनली होता है सल्फर, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कीरेटिन प्रोटीन में मेनली क्या है, सल्फर है। फिर आगे पूछा गया है कि मांसपेशियों में मायोग्लोबिन और रक्त में हीमोग्लोबिन। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ब्लड में वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर रखने का काम करती है मायोग्लोबिन। सो लास्ट में वही लिखा है, प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन हो गया खत्म। अगला टॉपिक है वसा या फैट या लिपिड, जो लिखा है जल में अविलय होता है। सिंपल सी बात है, ये केवल कार्बनिक विलायकों में विलय है, जिनमें CH बॉन्डिंग पाई जाती है, कार्बन हाइड्रोजन बंद होता है, जैसे ईथर, बेंजीन और एल्कोहल, केवल इन्हीं में घुलता है, लेकिन पानी में अविलय है। अरे 1 चम्मच आप वसा को, फैट को, तेल को या घी को आप पानी पे डालेंगे, वो तैरता रहेगा, लेकिन उसको एल्कोहल में, बेंजीन, ईथर में डालेंगे, घुल जाएगा, इसीलिए इसको ईथर निष्कर्ष भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है वसा ऊर्जा प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी ऊर्जा, बिल्कुल 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम फैट से मिलती है, जबकि इसका आधा हाफ मिलता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। तो याद रखो डबल एनर्जी मिलती है फैट से। लेकिन आपातकाल शब्द का उपयोग क्यों किया, अब याद रखना 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, है ना, आपातकालीन परिस्थितियों में यदि पूछे तो आएगा आंसर वसा, ठीक है। और वसा का स्टोरेज कहाँ होता है बॉडी में, तो स्किन के नीचे एडाइपोज टिश्यू के फॉर्म में, है ना। तो लास्ट वाला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि सुरक्षा परत बनाकर विपरीत परिस्थितियों में ऊर्जा प्रदान करने के साथ ताप का नियंत्रण करती है। इसीलिए मोटे लोगों को, जिनमें फैट ज़्यादा होती है, उनको ठंडी कम लगती है, क्योंकि अंदर जो हीट है वो
एडाइपोस ऊतकों की परत से बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेना, वसा जो है त्वचा के नीचे एडाइपोस ऊतकों की परत के रूप में भंडारित होती है, स्टोर होती है ना। तो आसानी से हीट बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ऊष्मा के कुचालक का काम करती है वसा। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि शरीर में वसा 17 से 26% होती है। ये पॉइंट अपन पहले चार्ट में पढ़ चुके हैं ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ताप नियंत्रण पानी भी कर रहा, वसा भी कर रही, कोई एक आंसर देना हो तो पानी, है ना। वसा का प्रमुख काम क्या है? शरीर को आपातकाल में ऊर्जा देना, ना कि ताप नियंत्रण करना, है ना। पानी का प्रमुख काम क्या है? ताप नियंत्रण करना। अगला हेडिंग लिखा हुआ है खनिज लवण या मिनरल्स, लिखा हुआ है मुख्यतः कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। औसत मात्रा कही है 3 से 5%। काम की बात यह है कि 3 to 5% क्या है? खनिज लवण है शरीर के अंदर। मतलब कि खनिज लवण निकालने के लिए अपन कहते हैं किसी चीज़ को जला दो, राख कर दो, भस्म, एस जो बचा है वो क्या है? खनिज लवण है। तो एक एडल्ट बॉडी में जिसमें अपन ने कहा है कि 56 से 58% पानी होता है ना, 16 to 18% प्रोटीन होती है, 17 से 26 वसा होती है, वहाँ 3 से 5% क्या है? खनिज लवण। लेकिन इस 3 से 5% खनिज लवण को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट में, आहार में, भोजन में जो है औसतन शुष्क पदार्थ का 1 से 1.5% खनिज लवण लेना पड़ेगा। लास्ट वाला पॉइंट ये वाला आप देखिए, 1 से 1.5% लिखा हुआ है ना। फिर आगे वही खनिज लवण में लिखा हुआ है कि सल्फर ऊन, बाल और सींग में प्रमुख रूप से होता है। थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया आपको। फिर इसके बाद में आगे कहा है कि दलहनी फसलों में अदलहन की तुलना में खनिज लवण अधिक होता है। रोमांथिका में सूक्ष्म जीव की वृद्धि विकास के लिए सल्फर पाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, कि रूमेन के अंदर 10⁸ प्रति ml क्या होते हैं? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। उसमें से अकेला बैक्टीरिया पूछे तो 10⁴ और उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? सल्फर की, है ना। आगे लिखा हुआ है कि पशु आहार में खनिज लवण की प्रतिशत मात्रा अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है सूखे चारे में 6 से 6.5% पूछा गया है, टेस्ट में भी आया था। खलियों में 5 से 6%, हरे चारे में 1 से 2.5%, एग्जैक्ट 2%। एग्जाम में 2% पूछा गया है, 2% आप लोग याद रखना। हरे चारे में खनिज लवण 2%। मतलब अगर इसके 100 किलो को अगर जला दें तो 2 किलो क्या मिलेगा अपने को? वहाँ पर राख मिलेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, 2% मतलब 100 किलो पर 2 किलो। मांस और मछली चूर्ण में 20%। याद रखना भैया, सारे जितने भी जंतु उत्पाद है उसमें सारी चीज़ ज़्यादा होती है। खनिज लवण भी 20%। औसतन 1 से 1.5। औसतन का क्या मतलब है कि ये जो 3 से 5% था, इसकी पूर्ति करने के लिए जो आहार खिलाया जा रहा है उसके शुष्क पदार्थ का कितना परसेंट होना चाहिए? खनिज लवण 1 से 1.5%। मतलब कि 3 से 5% को बनाए रखने के लिए 1 से 1.5% आहार में क्या लेना पड़ेगा? खनिज लवण। तो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो ये अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। आप लोगों को रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, है ना। एग्ज़ाम में क्या आया है उस पर फोकस करना और शॉर्ट ट्रिक जाननी है। तो आगे जैसे आगे चार्ट जो दिए हुए हैं अपने, है ना, तो उन चार्ट को याद करने के लिए आपको ट्रिक्स चाहिए है इन चीज़ों में। तो ट्रिक जो है मैं बना रखा हूँ, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो चार्ट है, पूरे चार्ट हमको याद नहीं करना है। इनमें जो काम की बातें हैं, जो ट्रिक हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये तरीका मुझे तो ठीक लग रहा है, अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब आप लोग या तो कमेंट्स करके मुझे बताइए कि सर हाँ ये तरीका ठीक है या बोर्ड वाला ठीक है। बोर्ड में क्या है, बोर्ड बनाना और उसको एक्सप्लेन करना और लिखना और थोड़ा सा ब्लर भी होता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि चीज़ें जो है लिखना नहीं पड़ती, एक्सप्लेन करते जाओ और एग्ज़ाम में क्या क्या आए बताते जाओ। समय भी कम लगता है और आप लोगों को जो है क्लियर भी जल्दी होता है। तो फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं सर बोर्ड वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके, अपन बोर्ड पे जा सकते हो। और आपको लगता है नहीं सर ये ज़्यादा बेटर है, कम टाइम में ज़्यादा कवर हो जाएगा, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा अगले 3-4 दिन में एनिमल डिसीज़ का भी और इस चैप्टर का भी, और समय रहा तो दूसरे चैप्टर्स भी देख लेंगे अपन, तो अपन इसी को ही कंटिन्यू करते हैं ना। मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और आप लोग परेशान ना होइए, जल्दी डेट आ जाएगी 1-2 दिन में जो है। उम्मीद करते हैं कि पीईबी अपडेट कर देगा वापस से और हमको है डेट मिल जाएगी नई वाली अपनी पीएटी की। अभी अपने पास टाइम है तो बढ़िया, बीएचयू का अपन पढ़ना शुरू कर दो, डेट आगे बढ़ेगी इसकी पूरी उम्मीद है ना। इसीलिए उन्होंने हटाया, नहीं तो हटाते क्यों। लेकिन मान लो 15 दिन भी अपने पास में ज़्यादा मिल गए तो अपन इन 15 दिनों में, मतलब कि अपने 11 तारीख तक बीएचयू तक अपन बीएचयू पढ़ लेते हैं, और 11 तारीख के बाद में जो गैप रहेगी अगली 15 दिन की मान लो, तो उस बीच में अपन अपना पीएटी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये अपने लिए बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। तो अपने को उसको नेगेटिविटी के साथ में नहीं लेना है, मोरल डाउन नहीं करना है। बढ़िया मस्त पढ़िए अपन।